क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका और देश का डंका विदेशों में बज रहा है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम देखेंगे 2014 से पहले की फ़ॉरेन पॉलिसी हुँ, और आज की जो फ़ॉरेन पॉलिसी उसमें बड़ा अंतर है। और अंतर ये है कि जहाँ हम पहले देखते थे फ़ॉरेन पॉलिसी में हुँ, भारत को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। लेकिन आज आप देखेंगे कि भारत को बहुत सीरियसली जो इंडियंस को लेकर जिस प्रकार का नज़रिया विदेशों में है और जिस प्रकार सरकार ने लगातार काम किया है, कहीं भी वॉर में फँसे या किस तरह की कोई आपने देखा होगा यमन का मैटर हुआ, कहीं मैटर हुँ, हुआ, उन सब में जो सक्रियता देखने को मिली और उसके बाद हम देखें, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर में हम बात करें इज़राइल हमास वॉर में बात करें या और भी जितने भी मैटर्स आप देखेंगे, सब में कहीं न कहीं आपको ग्लोबली इंडिया का आपको ज़िक्र मिलेगा। अगर इतना ही डंका भारत का बज रहा है विदेशों में, तो हमारे अवैध प्रवासी जिस तरह से आए हैं, पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ी बंद कर, फिर वो क्यों आए? तो जो अवैध रूप से गया है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या गलत किया? आप इसको इस सेंस से देखिए ना, आज हमारे पास इतने लाखों की तादाद में अवैध प्रवासी हैं, हमें भी ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? और मैं हमेशा बोलता हूँ चाणक्य को आप कभी पढ़ेंगे, हाँ, तो चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, हाँ, उसमें कहा गया है कि जब आपके शत्रु आपके ज़्यादा हों और आपको विकास करना हो, तो शांत रहकर तो भारत की वही फॉरेन पॉलिसी है। तो डिप्लोमेटिक तरीके से हम सोचते हैं कि सिंपल सी बात है हमको सॉल्यूशन निकालना है हुँ, और सॉल्यूशन निकालने का विरोध करना पाकिस्तान नहीं है कि पगला जाएंगे भारत से ट्रेड बंद कर दो नुकसान किसका हुआ उसी का हुआ। जी, पूरा वर्ल्ड आज इंडिया के साथ ट्रेड करने को तैयार है। रीजन वो चाहते हैं कि इंडिया का मार्केट हमारे लिए खुले। रीजन क्या है कि हम चाइना की तरह या और कंट्री की तरह बहुत ज्यादा ये नहीं कि हम एकदम से अपने प्रोडक्ट जैसे चीन ने क्या किया, चीन के लोग चीन का ही प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, हुँ, बाहर का नहीं करते यूज़, ज़्यादा नहीं करते। हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हुँ, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग में बैठे हुए हैं। हाँ। तो इसलिए वो लोग हमके प्रति ज़्यादा उत्साहित है कि भारत का मार्केट का हमको एक्सेस मिले। क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई खुन्नस निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरह के अभी चीजें दिख रही हैं 100% टैरिफ लगाना, नहीं, नहीं ब्रिक्स को इंडिया कहना कि वो तो डेड हो चुका है, नहीं ब्रिक्स को लेकर तो भारत का कभी ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। उसका हिस्सा तो है हाँ, भारत। भाई हिस्सा तो लेकिन हाँ, हम ये थोड़ी कि ब्रिक्स हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया ग्रुप है। हाँ, ब्रिक्स जो जिसके माइंड से जन्म लिया है वो चाइना के दिमाग से जन्म लिया है हाँ, ब्रिक्स। रूस में सपोर्ट किया। हम तो बैलेंसिंग की भूमिका देखिए, एक दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है अलायंस हाँ। और एक होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ आज मौजूद हैं, निपुण आलम बायन जी। विदेश मामलों के जानकार भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और ऑथर भी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका निपुण जी। बहुत धन्यवाद राणा जी। तमाम सवाल विदेश नीति को लेकर हैं, जी लोगों के मन में भी हैं। जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका और देश का डंका विदेशों में बज रहा है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम देखेंगे 2014 से पहले की फॉरेन पॉलिसी हुँ, और आज की जो फॉरेन पॉलिसी उसमें बड़ा अंतर है। और अंतर ये है कि जहाँ हम पहले देखते थे फॉरेन पॉलिसी में हुँ, भारत को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। लेकिन आज आप देखेंगे कि भारत को बहुत सीरियसली और इसके देखिए 2-3 चीज़ें हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि कोई ये जैसे लफ़बाज़ी करना, हुँ, हवाबाज़ी करना। कैसे पता चलता है इस चीज़ का? इसी का पता चलता है कि जो इंडियंस को लेकर जिस प्रकार का नज़रिया विदेशों में है और जिस प्रकार सरकार ने लगातार काम किया है, कहीं भी वॉर में फँसे या किस तरह की कोई आपने देखा होगा यमन का मैटर हुआ, कहीं मैटर हुँ, हुआ, उन सब में जो सक्रियता देखने को मिली और उसके बाद हम देखें, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर में हम बात करें इज़राइल हमास वॉर में बात करें या और भी जितने भी मैटर्स आप देखेंगे, सब में कहीं न कहीं आपको ग्लोबली इंडिया का आपको ज़िक्र मिलेगा और केवल इतना ही नहीं, हुँ, आप अगर मीडिया पेपर उठाएँगे, मैं चाहे आप न्यूयॉर्क टाइम्स का आप उठाइए, ग्लोबल टाइम्स को उठाइए, हाँ, आप किसी भी स्रोत को आपको मिलेगा। रीज़न क्या था? हाँ, एक फ़ॉरेन पॉलिसी का जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है पीएम मोदी का, वो था मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी। इसको हुँ, मैं हमेशा बोलता हूँ मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी। जी, राणा जी पहले हम लोग बोला करते थे नैम, नैम यानी कि गुटनिरपेक्षता। हाँ, गुटनिरपेक्षता क्या था? कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। हुँ, आज भारत ये कहता है कि हम सभी गुटों में शामिल होंगे, जी, सभी के साथ होंगे। हाँ, तो जो ये पॉलिसी हम लोग लेके चल रहे हैं, उस पर से वैश्विक जो हम लोग लेके चले विश्व बंधुत्व, यानी कि इसको हम वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। तो जो विश्व गुरु और विश्व मित्र की जो अवधारणा है, उसने क्या किया भारत को निश्चित रूप से
आगे बढ़ाया है। लेकिन इसमें एक सवाल ये आज के समय में उठ रहा है कि अगर इतना ही डंका भारत का बज रहा है विदेशों में, तो हमारे अवैध प्रवासी जिस तरह से आए हैं, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी बंधकर, फिर वो क्यों आए? आपने क्या वर्ड यूज किया? अवैध प्रवासी। हाँ, उससे प्रवासी से पहले क्या यूज किया आपने? अवैध। अवैध। तो अवैध के साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए एज ए लोग? आप खुद सोचिए, हम इंडियंस हैं, है ना, और हम रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। बल्कि मैं बोलता हूँ कि भारत कॉन्स्टिट्यूशन से आगे बढ़कर कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की ओर बढ़ चुका है। मीन डेट कि हम सब लोग कानून के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर हमारे यहाँ भी किसी ने लॉ ब्रेक किया है, तो क्या वाकई वो मानते हैं कि इंडियन के अंदर ये सेंस है कि जिसको लॉ ब्रेक किया उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे? तो जो अवैध रूप से गया है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या गलत किया? आप इसको इस सेंस से देखिए ना। आज हमारे पास इतने लाखों की तादाद में अवैध प्रवासी हैं, हमें भी ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? अभी एक और तस्वीर वायरल हो रही है, नेपाल के अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया जी, लेकिन उनके ना तो हाथों में हथकड़ी थी, ना पैरों में बेड़ियां थी, सह सम्मान उन्हें, और वो भी स्पेशल विमान से उनको भेजा गया। जी। फिर ऐसा भारत के प्रवासियों के साथ क्यों नहीं हुआ? हाँ, जैसे नेपाल की बात हमने की, नेपाल का नंबर कितना था? कितना बड़ा नंबर था? देखिए, जो सबसे ज़्यादा अवैध प्रवास वहाँ पे हो रहा है, वो भारत से ही आपका हो रहा है ना? भारत से हो रहा है। और उनका एक मैसेज देने का तरीका था कि ताकि भारत से जो आपका इल्लीगल माइग्रेशन है वो ना हो। एक तो इसको हम इस तरह सेंस में देखें, तो मैं मानता हूँ इसको लेकर किसी प्रकार की सेंसिटिविटी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज़ हम रूल ऑफ लॉ को मानने वाले लोग हैं। और मैं मानता हूँ कि जितना ज़्यादा भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया है और हमारी जनता के अंदर, लोगों के अंदर संविधान है, तो हम रूल ऑफ लॉ को माने, ऐसा उसको इश्यू नहीं बनाएंगे। पहली बात ये। अब इसके हम दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करें, जो आपने नेपाल से एग्जाम्पल दिए। देखिए, अमेरिका जो है, या पूरा वेस्ट ब्लॉक की हम बात करें, ये दो पॉलिसीज पे काम करते हैं। या तो कोई इनका शत्रु होगा, तो उसके साथ ये सीधा स्ट्रेटेजिकल वॉर करेंगे। जैसे अमेरिका किसे करेगा तो अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया, इराक पर अटैक कर दिया। या जो उनके फ्रेंड कंट्री होते हैं, जो उनको इसको बोलते हैं हमारे अलाई कंट्रीज जैसे, हालांकि इंडिया किसी का अलाई नहीं है, तो ये उनके साथ में चेक एंड मेट की पॉलिसी बनाने के लिए या तो इश्यूज ढूंढते हैं या इश्यूज को क्रिएट करते हैं, ताकि वहां पर हम बार्गेनिंग पोजीशन कर सके। तो मैं मानता हूँ कि इस बात को बड़ा इशू हमें लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इनलीगल माइग्रेशन, और हमको एक स्टैंड हमारा हमेशा रहा है कि हम लीगली चल रहे हैं। भारत का सबसे बड़ी बात क्या रही है, हमेशा हर स्टैंड में, आप इंटरनेशनल जितने भी आपको ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएन की बात करते हैं, तो बात करते हैं, तो हमारा स्टैंड हमेशा रहा है, ठीक है ना। और मैं जानता हूँ, आपको याद भी होगा, जयशंकर जी का स्टेटमेंट भी आ गया था कि हम इस पर बात करेंगे और फिर आगे जो भी आएंगे तो उसका एक इस तरह का व्यवहार ना हो, उस पर हम फोकस करेंगे। तो गवर्नमेंट अगर उसको आगे ले जाती है, करती है, तो मेरे ख्याल से अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इन इश्यूज को लेकर किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए। रीजन क्या, देखिए, अगर हमारी सरकार बात करती है भाई आपके जो इलीगल माइग्रेशन आ रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा अच्छा व्यवहार कीजिए। एक नेचर होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, वो होती है गिव एंड टेक की। ओके, ठीक है, हम इनको ठीक से भेज देते हैं, लेकिन आपको हमारा ये काम करना होगा। तो वहां एक बार्गेनिंग पॉइंट शुरू हो जाएगा। तो नेपाल से क्या बार्गेनिंग हुई होगी ऐसे में? देखिए, नेपाल वगैरह जो कंट्री है, आप सोचिए, क्या नेपाल कोई कंट्री है रियलिटी में? नेपाल एक बफर स्टेट की तरह से है। नेपाल की कोई अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही कभी? अब देखिए, नेपाल या तो चीन की तरफ झुकता दिखता है आपको हमेशा, चीन के दबाव में रहेगा, या इस तरह के जो ग्लोबल पावर्स है वो दबाव में रहेगा। तो नेपाल ठीक है, अपनी सोवरेनिटी की बात करता है, सब बातें करता है, हम भी उसका सोवरेनिटी का सम्मान करते हैं, लेकिन एक स्मॉल साइज कंट्री, उसकी बात को लेकर इंडिया का नेपाल से कंपैरिजन करना, मैंने ये कहा ना कि ये इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं ताकि थोड़ा सा ये आपका मन में क्वेश्चन कि नेपाल से ट्रीटमेंट, हम उससे बड़े हैं, वो जानबूझ के हमको फील कराने के लिए। और ये पॉलिसीज होती है वेस्ट ब्लॉक की, ये नीति होती है ताकि आपको फील कराया जाए, आपके अंदर सेंस की, ताकि आप सरकार पे, गवर्नमेंट पे दबाव डालें। और गवर्नमेंट जब बात करेगी तो चेक एंड मेट की पॉलिसी भेजा कि ठीक है, हम आपके साथ ऐसा करेंगे तो आप बदले में ये कीजिए। तो ये पॉलिसीज होती हैं। तो मुझे लगता है कि हमको एक लीगल ग्राउंड पकड़ना चाहिए। लीगल ग्राउंड ये है कि रूल ऑफ लॉ का पालन नहीं किया तो कोई इशू नहीं है। और मैं तो मानता हूँ ये बहाना हमको मिला है। जैसे आपने बात की, तो इस पर मतलब सोशल मीडिया में बहुत चर्चा थी इसको लेकर। तो इसमें जैसे याद होगा अभी हाल में रणजी में विराट कोहली को एक रणजी के प्लेयर ने आउट कर दिया था जी, तो उसमें भी उसी तरह की बात की जा रही थी जी। और क्या इसी संदर्भ में नेपाल और भारत को देखा जाए? नहीं, देखिए, मैं नेपाल और भारत की पॉपुलेशन कितनी है, नेपाल की पावर कितनी है, स्ट्रॉन्ग, आप किसी चीज में कंपेयर नहीं करेंगे नेपाल को ना। तो देखिए, नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को, अब जैसे बांग्लादेश में माहौल बना हुआ है, श्रीलंका की बात आती है, मालदीव के मोइजू साहब, 3 लाख की जनसंख्या का देश,
हाँ, आपको आंख दिखा रहा है, वो कर रहा है, उसको आप लोग बहुत हवा, क्या जरूरत है बनाने की? 3 लाख का तो ऐसा है कि आपका एक मोहल्ला चला जाए, खत्म हो जाए मालदीव। तो उसको मुझे लगा इश्यू नहीं बनाना चाहिए। हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स बड़े हैं। और मैंने कहा ना कि इंटरनेशनल राजनीति का सबसे बड़ा नियम क्या होता है, ये गिव एंड टेक का होता है। और वो क्या करते हैं, जो वेस्टर्न ब्लॉक्स होता है, वो आपकी या तो प्रॉब्लम्स को पकड़ेंगे या आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। जैसे खालिस्तान का मुद्दा, हाँ, अभी देखिए जयशंकर जी ब्रिटेन गए, हम्म, कैसे वो आके खालिस्तानी आपके विदेश मंत्री के सामने आके फ्लैग लेके खड़ा हो गया, हाँ, वो सब बदतमीजी कर रहा है। ये जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है कि कश्मीर का तो मुझे सोल्व कर लिया, हाँ, तो अब इंडिया से बार्गेनिंग कैसे होगी, बार्गेनिंग खालिस्तान। तो ये एक इश्यूज होते हैं, तरीके होते हैं। सब देखिए पाकिस्तान ने उनको एक टैरिफ दिया अमेरिका को, हाँ, देखो उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं, उसको सेशन लगा रहे हैं कि हाँ, वहां पे हम कोई भेजेंगे नहीं, वहां से आना जाना फ्लाइट बंद करेंगे। जी। तो ये तरीके होते हैं देशों के। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को लेकर हमें लीगल ग्राउंड पे बात करनी चाहिए। और तो सोशल मीडिया का देखिए अलग चीज है, हाँ, सोशल मीडिया लेकिन का नहीं, अलग। मतलब क्या इसके लिए ऐसे कह सकते हैं कि जो एक गाँव में पुरानी कहावत है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं? जस्ट लाइक बिल्कुल, मैं गाँव की कहावत भी होना भी चाहिए। देखिए स्वाभाविक चीज़ है, हाँ, भारत के देखिए इंडिया के पास में पोटेंशियल है, राणा जी। और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, आज पूरा वर्ल्ड इंडिया को देख रहा है। देखिए एक इंटरेस्टिंग जो भी आज का मैं बात कर रहा हूँ, हुँ, ये 20 जनवरी 2025 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को लेकर जिस प्रकार का अफरा-तफरी का माहौल खास तौर से यूरोप में है, आज आप देखिए जापान के अंदर देखिए, जापान ये कह रहा है कि हम इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि इंडिया से हमारे क्या नज़दीकी बढ़े। कल को हम पर कोई आफ़त आए तो इंडिया हमारे साथ खड़ा हो, क्योंकि यूक्रेन की स्थिति में जैसे अमेरिका ने हाथ छोड़ा, तो अब साउथ कोरिया और जापान टेंशन में आ गए। कल की खबर है ये। लेकिन लेकिन भारत से तो इन्वेस्टर चले गए हैं जी। नहीं, नहीं देखिए मैं उसके भी रीज़न बताता हूँ। हाँ, इन्वेस्टर चीन भी बल्कि आप देखेंगे तो चीन वियतनाम में ज़्यादा गए हैं। हाँ, चीन से हटके वियतनाम में ज़्यादा गए हैं। अब होता ये है कि देखिए अभी जो पूरा पावर गेम्स चलता है, सब इस तरह के जो गेम्स चलते हैं, इन्वेस्टर चीन में गए किस वजह से गए? हुँ, किस कारण से गए? वहाँ पर रॉ मटेरियल की जो सप्लाई आपकी हो रही है, देखिए सबसे बड़े चीन ने क्या किया कि जब हम 70s में देखते हैं, जब चीन और अमेरिका की आपस में एक दोस्ती होती है, हेनरी हुँ, किसिंजर थे जिन्होंने दोस्ती मेनली कराई थी। उसके बाद चीन ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वहाँ पर हुई। उसने उसी टेक्नोलॉजी बनाई और धीरे-धीरे रिसोर्सेज़ और सप्लाई चेन के ऊपर कंट्रोल किया। भारत वो कहीं न कहीं सप्लाई चेन पे कंट्रोल नहीं कर पाया। आज इस बात को पूरा वर्ल्ड, आप देखिए जैसे बीआरआई की हम बात करते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव की। इटली केवल उसका एक दो मेंबर था, हुँ, वो उससे बाहर हुआ। हुँ, आज चाहे हम यूरोप की बात करें, चाहे जापान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, वो फोकस करें कि इंडिया की ताकत को बढ़ाया जाए। और आज जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, तो यही तो रीज़न है कि ईयू आपसे परेशान हो रहा है कि आपसे एफटीए अभी 10 दिन पहली बात है। हाँ, जो ईयू के चेयरमैन तो भारत में थे और हाँ, एनी हाउ इंडिया के साथ में क्या एफटीए करना है, एफटीए करना है। यहाँ तक कि ऋषि सुनक को बनाने का भी जो रीज़न था पीएम बनाने का, हाँ, वो भी रीज़न था कि कहीं इंडियन इमोशनल होकर इससे समझौता ना कर ले। लेकिन हाँ, ये टाइम जो है इमोशनल होने का इंडिया का नहीं है। जी, इंडिया को बहुत ही कहते हैं ना इसको क्लेवर माइंड के साथ में हमको उनसे टेक्नोलॉजी भी लेना है, उनसे इन्वेस्टमेंट भी लेना है और हुँ, अपने आप को ग्रो करना है। तभी आप देखेंगे अभी जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की बात कर रहे हैं, जयशंकर जी का कल का स्टेटमेंट क्या है कि हमारी बात हो गई है। हाँ, जो ट्रीटमेंट अमेरिका चीन का कर रहा है 10% फिर 10%, और अभी फिर 2 अप्रैल को वो बढ़ाएगा चीन के ऊपर ग्लोबल ट्रेड वॉर। लेकिन वी विल मैनेज कैसे? डिप्लोमेसी, शांत रह के काम करना। कहता ना कि जब आपका थोड़ा सा, और मैं हमेशा बोलता हूँ चाणक्य को आप कभी पढ़ेंगे हाँ, तो चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, हाँ, उसमें कहा गया कि जब आपके शत्रु आपके ज्यादा हों और आपको विकास करना हो तो शांत रहकर, तो भारत की वही फॉरेन पॉलिसी है। तो डिप्लोमेटिक तरीके से हम सोचते हैं कि सिंपल सी बात, हमको सॉल्यूशन निकालना है हुँ, और सॉल्यूशन निकाल के विरोध करना। पाकिस्तान नहीं है कि पगला जाएंगे भारत से ट्रेड बंद कर दो, नुकसान किसका हुआ? उसी का हुआ। उसी का, आज आप देखिए चीन के साथ टेंशन होने के बाद भी हमने चीन से ट्रेड बंद नहीं किया। रीजन जानते हैं? हुँ, हमारे यहाँ जेनरिक दवाई बनती है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जेनरिक दवाई का जो प्रोड्यूस करता है वो इंडिया हाँ, करता है, इंडिया उसका करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। हाँ, उन जेनरिक मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? सब चीन से आता है। हाँ, हम क्या करते हैं, चीन से हमने रॉ मटेरियल लिया, उसकी हमने मेडिसिन बनाई और बेची, हमने कमा लिया। हाँ। हमने मूर्खता तो नहीं की ना। तो ये ही है डिप्लोमेसी। अच्छा, लेकिन इसमें जो वो लोग हैं जो चीन के सामान का विरोध करते हैं। देखिए वो एक नेशनलिज्म, ठीक है ना, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने तो बंद नहीं किया। हाँ। और वो थोड़ा सा होना भी चाहिए। देखिए इससे क्या नेशनलिटी की फीलिंग पैदा होती है, विरोध करें, लेकिन विरोध होने के बाद भी नहीं हुआ ना विरोध, तो वो क्या हम लोग क्या जान ऐसा रहे हैं। हो सकता है, क्या हम ऐसा इमेजिन भी कर सकते हैं कि हम अगर चीन के प्रोडक्ट को हटा दें?
तो हमारी लाइफ ठीक से चल सकती है क्या? देखिए, ये तो हम लोग खुद कर ही रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाँ। आत्मनिर्भर भारत, है ना। ये इसको लोग वो लोकल, वोकल फॉर लोकल, हाँ। जो हमारा ये है वो चलता भी है और चलना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आप दुनिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और आज यही तो वजह है इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट होने का। देखिए, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। हम्म। आज से 10 साल के बाद अगर आज हम 2025 में बैठे हैं, आपको 35 की मैं झलक दिखा रहा हूँ। हम्म। पूरा वर्ल्ड आज इंडिया के साथ ट्रेड करने को तैयार है। रीजन, वो चाहते हैं कि इंडिया का मार्केट हमारे लिए खुले। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि हम चाइना की तरह या और कंट्री की तरह बहुत ज्यादा, ये नहीं कि हम एकदम से अपने प्रोडक्ट, जैसे चीन ने क्या किया, चीन के लोग चीन का ही प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं, हम्म। बाहर का नहीं करते, यूज ज्यादा नहीं करते। हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हम्म। हम तो वसुदेव कुटुंब के फीलिंग में बैठे हुए हैं। हाँ। तो इसलिए वो लोग हमके प्रति ज्यादा उत्साहित है कि भारत का मार्केट का हमको एक्सेस मिले, या हमको समझदारी से चलना है कि हम उनसे किस कंडीशन में उन्हें एक्सेस देंगे, हम बदले में क्या मांग रहे हैं। अब यूरोप हमको क्या बोल रहा है आज की तारीख में? यूरोप ये कह रहा है आप अपनी मार्केट का एक्सेस दीजिए, हाँ। हम आपको अपने वीजास बढ़ा देंगे, आप हमारे यहाँ पे काम कीजिए, हमारे यहाँ के पढ़िए, हमारे यहाँ पे बसिए। जब पूरा यूरोप आपको तैयार हो रहा है, मीन डेट हमने निकाल लिया ना। हाँ। तो ये ही एक देश का एक एटीट्यूड होता है। एक देखिए, कोई भी कंट्री में, तो हमारे पास हमारी मार्केट ऐसी है, इंडियंस का माइंड ऐसा है, साइड सेट ऐसा है। हमें कोई इश्यू नहीं कि हमें अमेरिका प्रोडक्ट लेना है, चीन का लेना है, किसी लेना है, हाँ। हमको बेनिफिट लेना है। अगर मुझे मिल रहा है कि चीन का प्रोडक्ट लेके मुझे लाभ हो रहा है, तो मैं क्यों ना खरीदूं? तो वो राष्ट्रीयता कहाँ जाएगी ऐसे में? राष्ट्रीय नुकसान कहाँ हो रहा है? आपने नहीं, नहीं, देखिए, जो वो आवाजें उठती हैं, हम्म, तो वो जो राष्ट्रीय की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना की बात करते हैं, वो फिर वो कैसे आएगी? नहीं, राष्ट्रीयता की भावना है। हाँ। राष्ट्रीयता की भावना कैसे है? जैसे मैंने कहा कि हमने चीन से मेडिसिन लिया, और वो जो हमने रॉ मटेरियल लिया, उससे हमने फिर मेडिसिन बनाई, उसको एक्सपोर्ट किया, कमा लिया ना। हाँ। तो ये चीजें मैं देखी नहीं, और वो उस फीलिंग आती है कि हमको चीन का विरोध करना है। ये केवल एक एक्सप्रेशन, चीन को महसूस हो कि भाई हमारा इंपोर्टेंस क्या है तुम्हारे लिए, और वो जो फीलिंग पैदा करने के लिए, वो एहसास पैदा करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि जब इमोशंस और इंटरेस्ट की बात होती है, तो नैतिकता या इमोशंस दम तोड़ देती है हित के सामने। और ये हमारी खासियत है, ये हमारी हमारी संस्कृति की खासियत है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई खुन्नस निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिस तरह के अभी चीजें दिख रही हैं, 100% टैरिफ लगाना, नहीं, ब्रिक्स को इंडिया, कहना कि वो तो डेड हो चुका है, नहीं, ब्रिक्स को लेकर तो भारत का कभी ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। उसका हिस्सा तो है हाँ भारत। भाई, हिस्सा तो, लेकिन हम ये थोड़ी कि ब्रिक्स हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया ग्रुप है। हाँ। ब्रिक्स जो जिसके माइंड से जन्म लिया है, वो चाइना के दिमाग से जन्म लिया है। हाँ। ब्रिक्स, रूस में सपोर्ट किया। हम तो बैलेंसिंग की भूमिका है। देखिए, एक दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है अलायंस, हाँ। और एक होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं है। भारत ने कभी किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बना, ना आगे बनेगा। भारत आज भी कहता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे। हाँ। हम क्वाड में भी क्या है, अमेरिका क्या चाहता था कि क्वाड को एक अलायंस की तरह बना दे, हाँ। भारत ने नहीं बनने दिया। चीन चाहता है कि ब्रिक्स को एक अलायंस बना दे, भारत ने नहीं बनने दिया। भारत तो अपने जितने भी सहयोगी, जहां सहयोग मिल रहा है, सबको लेके चल रहा है। तो भारतीय ब्रिक्स को धमका रहा है। वो कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, लोग कहते हैं कि ब्रिक्स को धमका रहा है, कर रहा है, धमका हमें क्या मतलब है? लेकिन ब्रिक्स में जैसे जब बात ये भी चल रही थी कि हो सकता है कि ब्रिक्स अपनी कोई नई करेंसी ले आए, जी, तो तो उसको लेकर भी बयान दिया ट्रंप ने। हाँ, तो भारत ने क्या बोला? हाँ। अभी तो ब्रिक्स की करेंसी, ठीक है, जो पुतिन साहब जब ब्रिक्स समिट हुई थी, हाँ। तो एक आगे लेके घूम रहे थे बस। तो भारत सरकार ने सिंपल कहा कि हमारे सामने कोई प्रस्ताव ही नहीं आता इस करेंसी का। ठीक है, वो तो ये रशिया चीन इनका आपस में थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन अब देखिए, आप एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं ग्लोबल डायनेमिक्स में, अमेरिका रशिया नजदीक आ रहे हैं। हाँ। अमेरिका रशिया नजदीक आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार पुतिन की तारीफ कर रहे हैं कि हम सेकंड वर्ल्ड वॉर साथ में लड़े थे, आज हम लोग। और ये 2017 में भी अगर आप देखेंगे, एक हेनरी किसिंजर का मैं नाम जैसे ले रहा हूँ, अभी उनकी लास्ट ईयर डेथ हुई थी, 100 ईयर की थी। उनको हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में बड़े स्ट्रेटेजिक प्लेयर मानते हैं, मतलब स्ट्रेटेजी समझ लिए तो उनसे बड़ी। हाँ। तो उनका कहना ये था कि अमेरिका की बड़ी भूल थी कि हमने रशिया और चीन को अपने साथ, एक दोनों को एक दूसरे के साथ चिपकाने, साथ लाने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ। हमें करना क्या था कि रशिया को अगर हम साथ में ले लें, तो चीन अकेले रह जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। तो वो एक पॉलिसी चल रही है। अब चीन की टक्कर है सीधी अमेरिका से, हमसे नहीं है, ना ही आपका रशिया से है। तो अमेरिका उस पॉलिसी पे काम कर रहा है। लेकिन इंडिया पर क्या हो गया है, आज चीन हमको ऑफर देने को तैयार है। चीन क्या कह रहा है, तुम्हें मैं थोड़ा सा बॉर्डर पे भी क्या करूंगा, रिलीफ दूंगा। तुम्हें मैं प्रोडक्ट में भी क्या करूंगा, जो मैं तुमसे पैसा कमा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड बैलेंस जो उसके फेवर में है, उसमें मैं तुम्हें रिलीफ दूंगा। यूरोप हमारे साथ आने को तैयार है। अमेरिका ऑलरेडी कह रहा है कि इंडिया के साथ मैं वैसे टैक्सेस नहीं लगाऊंगा जैसे टैरिफ में किसको लगा रहा हूँ,
चीन पे लगा रहा हूँ। हाँ। ये कल का स्टेटमेंट जैसे कि हमारी बात हो गई है। हाँ, लेकिन तो चीन ने इस पर यह भी कहा कि अगर अमेरिका को युद्ध ही लड़ना है तो सीधा बता दे। हाँ तो ठीक है, लड़े तो आपस ऐसे में में। भारत की स्थिति क्या होगी, चीन के साथ या अमेरिका के? नहीं, भारत तो किसी के साथ नहीं है, भारत तो अपने साथ है। हाँ, भारत की पॉलिसी यही है, ना तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपने साथ हूँ। भारत का सिंपल कहना है इंडिया फर्स्ट। हाँ, और ये फॉरेन पॉलिसी का पार्ट भी होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट जिसका मैं सच जाऊंगा। और दूसरा, कई बार लोग कहते हैं जैसे रसिया यूक्रेन वॉर में, इसराइल हमास वॉर में, कि इंडिया न्यूट्रल है। हम न्यूट्रल नहीं है, वी आर स्टैंड विद द पीस, हम पीस के साथ खड़े हैं और ये बहुत बड़ी पॉलिसी है। अब दो और सवाल मेरे छोटे जी। छोटे। एक तो ये कि अभिनंदन जी जो पाकिस्तान से जब आए थे वापस, जी, तो क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत थी या भारत की विदेश नीति? अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर है, विदेश नीति पुरानी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? भाई मैं कह रहा हूँ देखिए, मैं तो इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ाता हूँ। हाँ, तो हम जब किताब पढ़ते हैं जितने भी, तो उसमें किताबों में लिखा होता है चैप्टर, नेहरू युग, इंदिरा युग, हाँ, मोदी युग, शास्त्री युग, ये स्पेशल होता है। हाँ, और देखिए क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़े चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे मैंने कहा आपको, नैम, पहले हम किसी गुट में शामिल नहीं होते थे, हाँ, ठीक है ना, किसी गुट से हम संबंध नहीं बनाते थे। हाँ, आज हम गुट से संबंध बनाते हैं लेकिन हिस्सा नहीं बने। आज हम सब गुट के साथ, चाहे ब्रिक्स की बात करें, चाहे क्वाड की बात करें, चाहे I2U2 की बात करें, चाहे आपका हम OIC से बात करें, हम गल्फ कॉर्पोरेशन से बात करें, कोई ऐसा ग्रुप जिससे हम लोग संपर्क नहीं करते हो। हाँ। तो पॉलिसी वही है, बस थोड़ा सा रिफॉर्म कर देते हैं। तो डेफिनेटली सरकार का मनोबल बढ़ा है। अच्छा, एक और कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जो जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच जो झगड़ा हुआ था, तू मैं हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने रुकवाई। नहीं नहीं नहीं, वो तो क्या हुआ कि जेलेंस्की साहब की, अच्छा ये तो मैं आपको एक टिप्पणी तो कर दूं। हाँ, मैं 14 साल से इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा रहा हूँ जी, और उससे पहले स्टूडेंट भी था। मैंने कभी ऐसी तस्वीर नहीं, ऐसी वीडियोस नहीं देखे, हाँ, तस्वीरें हाँ, देखी थी, ये एकदम अलग था। बिल्कुल, जेलेंस्की साहब वहां पे ये किए और पहुंचे लंदन। हाँ, वहां यूरोप की पूरी बात हुई। यूरोप ने कहा भैया सॉरी, देखो हम कोई मदद नहीं कर सकते, हाँ, तुम सॉरी बोलो डोनाल्ड ट्रम्प को, और गलती किया, सही बात है। भाई बिल्कुल, मान लीजिए मैं आपका लेने के लिए आ रहा हूँ और 350 बिलियन में ऑलरेडी आपके ले चुका हूँ। हाँ, मैंने कहा इंटरनेशनल रिलेशन का एक प्राइमरी या बेसिक रूल है, गिव एंड टेक। इमोशंस नहीं होते भाई। अब जी, 350 बिलियन किसी देश ने आपको दिए हैं तो बदले वो आपसे लेगा, बिल्कुल, डेफिनेटली लेगा। हाँ, तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हाँ, अब मैं जेलेंस्की झुकेगा नहीं टाइप का वो वाली चीजें, झुकना पड़ा ना अब। हाँ, तो अब झुकना, अब इंसल्ट करा के झुकना पड़ा। उस समय बिल्कुल। ऐड क्या आप गए, फिर आगे दोबारा कह रहे हैं कि मैं मिलना चाहता हूँ, डील करना चाहता हूँ, वाई? तो ऐसे नहीं चलता ना। फॉरेन पॉलिसी का मुझे सबसे प्यारी फॉरेन पॉलिसी इंडिया की लगती है। जी, शांति से काम करना है, पीसफुली काम करना है। और मेरे एक मित्र हैं, हमेशा कहा करते हैं कि शरीर गर्म होना चाहिए और दिमाग ठंडा होना चाहिए, हुँ, तब आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल, फॉरेन पॉलिसी हमारी है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद निपुण जी बहुत बहुत आपका। धन्यवाद।